जी। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल RS कैंपस ऑनलाइन स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस बार मैं आपकी कमेंट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इस बार आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। और मैं आपको एक जो ऑफलाइन क्लास का एक तरीका होता है पढ़ाने का, उसी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है? तो हम आपकी कमेंट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, आप जुड़े रहें और हमें बराबर कमेंट्स करते रहें। ठीक है? तो चलिए हम आपको बता दें कि जो हम आपको पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम, उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो देखिए, टॉपिक का नाम था हमारा नंबर सिस्टम, और ये नंबर सिस्टम जो टॉपिक है हमारा, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। ठीक है ना? ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, और किसी भी एग्जाम के लिए ये खास इसलिए होता है क्योंकि इससे एक या दो प्रश्न अवश्य आते हैं। वैसे तो ज़्यादा भी आते हैं, 3-3 4-4 प्रश्न भी आते हैं। तो अब इसका जो एरिया है वो कितना है, तो देखिए, इसमें हम लोगों को पढ़ना चाहिए, या हम लोग पढ़ेंगे इसमें संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। देखिए, ये मैंने कल आपको बता दिया था, मतलब हमने पहली क्लास में बता दिया था संख्याओं का वर्गीकरण। इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक ज्ञात करना, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम, आरोही और अवरोही। ठीक है ना? और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एपी और जीपी। आरोही और अवरोही के बाद हम लोग पढ़ेंगे एपी और जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक होता है आपका समांतर श्रेणी, और ये होता है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है ना? एचपी आपका हार्मोनिक होता है, वो आपका हरात्मक होता है। ठीक है ना? तो हार्मोनिक जो प्रोग्रेशन होता है हरात्मक श्रेणी होता है, तो वो भी हम लोग इसमें पढ़ लेंगे। चलिए, हम लोग पढ़ेंगे एपी, जीपी और एचपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर प्रोग्रेशन और हरात्मक यानी कि एचपी। ठीक है ना? ये हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित प्रश्न। मिश्रित प्रश्न संख्याओं पर आधारित, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। फाइंड द यूनिट डिजिट। फाइंड द यूनिट डिजिट। शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, आरोही अवरोही असेंडिंग और डिसेंडिंग, एसीडीसी। ये आपका है ही एपी जीपी एचपी। डिविजिबिलिटी, विभाज्यता नियम और मिसलेनियस क्वेश्चन। दोस्तों, मैंने हिंदी का आपको इंग्लिश में बता दिया है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आपकी समझ में आएगा। ठीक है ना? जो क्वेश्चन हम आपको देंगे वो दोनों भाषाओं में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है? समझ लें अच्छे से। अब हम आपको समझा देते हैं कि नंबर। अच्छा, इसके बाद मिश्रित प्रश्न के बाद हमें इसी में ही आपको पढ़ना रहेगा। इसी में ही मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्गमूल, वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल। ठीक है ना?
ये इसी के अंदर आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये 2 टॉपिक और बढ़ा लीजिए, जो मिश्रित संख्या है उसी के बाद या आगे पीछे कहीं भी हम ये भी आपका कंप्लीट करवा देंगे, वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल, ठीक है। जी दोस्तों, अब बात आती है कि संख्याओं का वर्गीकरण कैसे किया जाए, किस तरीके से संख्याओं को बांटा गया है। तो मोस्टली बेसिक रूप से जो संख्याएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, अर्थात जो संख्या होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक चार्ट के थ्रू हम आपको समझा दें तो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। एक होती है आपकी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। और एक होती है आपकी इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक, ठीक है ना। एक वास्तविक संख्या होती है और एक काल्पनिक। वास्तविक वो होती है जो जिनका हम वास्तव में प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं, ये वास्तविक होती हैं। और काल्पनिक वो होती हैं जिन्हें केवल, जिनके बारे में सोचा जा सकता है, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, या मैं कह सकता हूं कि जो होती नहीं है उन्हें मान लिया जाता है। जिन्हें मान लिया जाता है उन्हें हम काल्पनिक कहते हैं। इन दोनों संख्याओं को मिला दिया जाए तो वहां से आपको एक नई संख्या मिलती है जिसका नाम है मिश्रित संख्या। आपको याद होगा जब आप 10th में पढ़ रहे थे, 11th में पढ़ रहे थे, 12th में पढ़ रहे थे, तो आपको बताया गया था कि a आपका रियल नंबर होता है और IB, जिसके साथ IB आ जाता है, ये इमेजिनरी होता है। और जब a प्लस IB के फॉर्म में जब किसी संख्या को लिख दिया जाता है तो इसे बोला जाता है मिश्रित संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ आ रहा है ना? ठीक है। अब बात करें कि अब देखिए इमेजिनरी नंबर्स तो यहीं तक सीमित होते हैं। इमेजिनरी मतलब इमेजिनरी, जिनकी कल्पना करते हैं। अब वास्तविक संख्याएं होती हैं, इनके कई पार्ट होते हैं। तो आइए जानते हैं कि वास्तविक संख्या के पार्ट क्या क्या होते हैं। देखिए होगी, ठीक है, तो इसे हम रफ करके और यहां छोटा सा लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। मिश्रित संख्या, a प्लस IB। ओके, ठीक चल रहा है, वॉइस भी क्लियर आ रही है, मैंने चेक कर लिया है। आइए देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए वास्तविक संख्याएं हमारी 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय कौन होती हैं? बहुत शॉर्ट में समझेंगे। जो P अपॉन Q की फॉर्म में होती हैं उन्हें परिमेय कहते हैं, और जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होती हैं उन्हें हम अपरिमेय कहते हैं, ठीक है ना। ये तो क्लियर हो गया। अब इनके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए हमने क्या बोला था कि जो आज का लेक्चर है उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स का वर्गीकरण बताएंगे कि हम संख्याओं को कितने भागों में बांटते हैं, क्योंकि हमारी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। मैं आपको भी प्रश्न बताऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा कि इस चार्ट की कितनी उपयोगिता है हमारे लिए, ठीक है ना। जब हम परिमेय और अपरिमेय पढ़ते हैं, इसी में जो हमारा परिमेय होता है इसी में आपका हो जाता है पूर्णांक। परिमेय में ही आपका आ जाता है पूर्णांक, यानी कि सारी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती हैं, लेकिन कुछ परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं। देखिए मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने 1 लिखा, अब आप कहेंगे 1 आपका परिमेय नंबर हुआ, यानी कि परिमेय संख्या है, और ये अपने आप में पूर्णांक भी है। अगर अपन 1/2 लिख देते हैं तो 1/2 अब परिमेय है लेकिन पूर्णांक नहीं है।
तो देखिए अगर हमने ऐसा कहा है कि परमेय के पूर्णांक, तो इसका मतलब होता है कि परमेय बड़ा है और पूर्णांक छोटा है, मतलब पूर्णांक परमेय से निकला है। किससे निकला है? परमेय से पूर्णांक निकला है। परमेय के ही कुछ भाग में यानी कुछ नंबर्स को हम पूर्णांक कहते हैं, ठीक है ना। अब पूर्णांक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स। और परमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। और अपरमेय संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? इररेशनल नंबर, ठीक है ना। अपरमेय संख्या को हम लोग कहते हैं इररेशनल नंबर, ठीक है। अब जो हमारे पूर्णांक होते हैं, ठीक है ना, अब जो पूर्णांक होते हैं, और बता दें परमेय संख्या के दो पार्ट होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक आपका क्या है? एक आपका पूर्णांक है और ये परमेय संख्या भी है। 1/2 ये भी आपका परमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। अगर ये पूर्णांक नहीं है तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे भिन्न कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन। तो दोस्तों जो परमेय संख्या होती है उसके दो पार्ट होते हैं, पूर्णांक और भिन्न, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। अब आप समझ गए हैं कि फ्रैक्शन कौन होते हैं? जो P/Q या A/B की फॉर्म में हो। सेम कंसेप्ट है। और यहाँ पर एक और बात आपको बतानी थी कि परमेय संख्या में P/Q के साथ साथ Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी सोचते हैं, मतलब जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए। और अगर हर 0 है तो वो परमेय संख्या भी नहीं है, वो भिन्न भी नहीं है। आइए बात करते हैं पूर्णांक में। देखिए पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा होगा आपको, ओके। देखिए यहाँ पर पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और आपका 0 भी एक पूर्णांक है, लेकिन वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। जो पॉजिटिव होते हैं वो आपके +1, अच्छा इधर साइड में नेगेटिव होते हैं, इधर साइड में, उधर साइड में पॉजिटिव होते हैं। तो इधर आपका -1 -2 ऐसे करके, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इधर आपका माइनस से इनफिनिट चलता है, इधर +1 +2 +3 +4 डॉट 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 आपका प्लस इनफिनिट चलता है। तो दोस्तों जो प्लस के नंबर्स होते हैं ये प्राकृत संख्याओं में गिने जाते हैं, और जब 0 की मदद ले लेते हैं तो वो पूर्ण संख्याओं में गिने जाते हैं, ठीक है ना। तो पूर्णांक से ही आपकी बनती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन बता दिया है। पूर्णांक से ही बनती है पूर्ण संख्या और पूर्णांक से ही बनता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक है। अब पूर्ण संख्याएं कौन होती हैं? जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3, सभी धनात्मक मान जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं, जिसमें 0 भी लिया जाता है। और प्राकृत कौन होती हैं? जिसमें 0 नहीं लिया जाता है, बाकी सभी नंबर लिए जाते हैं, ये होती हैं प्राकृत संख्याएं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो ये है हमारा एक नंबर सिस्टम में जो संख्याएं होती हैं उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, कि किसको किस कैटेगरी में या किसको किसके साथ रखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या के दो भाग होते हैं। अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? अगर ये वर्गीकरण आपको आता है तो दोस्तों आपका एक क्वेश्चन नहीं कई क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। प्रश्न ये ऐसे आ सकता है कि प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, ऑप्शन आएगा, इधर लिखते हैं, देखिए यहाँ पे जगह है, यहां लिखते हैं, ओके। देखिए प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। ऑप्शन ए परमेय संख्या, दूसरा अपरमेय संख्या, तीसरा काल्पनिक संख्या, और चौथा ऑप्शन यानी कि फोर्थ ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, फर्स्ट या सेकंड दोनों। फर्स्ट या सेकंड ऐसे करके, फर्स्ट या सेकंड,
ये मैंने ऑप्शन किया हुआ है। प्राकृत संख्या क्या होती है? तो अगर आपके माइंड में चार्ट है कि देखो भैया, वास्तविक संख्याओं के दो पार्ट होते हैं, परमेय और अपरमेय। अपरमेय अलग हो जाता है, परमेय से निकल के आता है प्राकृत। तो प्राकृत परमेय हुआ। मैंने क्या पूछा? प्राकृत संख्या होती है, क्या हुई? परमेय हुई। अपरमेय होती है क्या? अपरमेय होती नहीं है, क्योंकि अपरमेय का पार्ट अलग है, ठीक है ना। तो अपरमेय नहीं होती है। काल्पनिक नहीं होती है, क्योंकि ऊपर से ही वर्गीकरण किया है। जो संख्या थी वो दो भाग, दो उसके पार्ट थे, एक थी आपकी वास्तविक, एक थी आपकी काल्पनिक। तो काल्पनिक अलग हो गई, वास्तविक का ये पार्ट है। यानी कि जो प्राकृत संख्या है वो किसका पार्ट है? वो वास्तविक संख्या का पार्ट है। तो फिर ये काल्पनिक भी नहीं होगी। तो दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए, और दोनों गलत हो गए तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, परमेय संख्या। तो आपका ये वाला भी नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा आप कब कर पा रहे हैं? ऐसा आप तब कर पा रहे हैं जब आपके माइंड में पूरा ग्राफ होगा अच्छे से। समझ रहे हैं ना? अब इसमें सबसे बड़ा कौन? देखो, ऐसे कैसे ये एक तरीके से ट्री बन गया। ये नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति में संख्याओं का एक पेड़ बन गया, संख्याओं का ट्री बन गया कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो देखो, जैसे आप ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं, रक्त संबंध, तो आप देखते हैं कि पिता ऊपर लिखा जाता है और बेटा या बेटी हमेशा उसके नीचे लिखी जाती है। फैमिली ट्री में लिखा जाता है, ब्लड रिलेशन में। तो फैमिली में ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाला पीढ़ी, ऊपर वाली पीढ़ी वो हमसे बड़ी होती है। समझ रहे ना? अगर आप ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं तो समझ गए होंगे कि ये बड़ा है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है। बात क्लियर है ना? तो इसका हम एक शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, इसका एक बहुत ही ट्रिकी फॉर्म बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं दोस्तों? देखो, मैंने ऐसे करके एक ब्लॉक बनाया, फिर इसके अंदर हमने ऐसे सर्कल बनाया, फिर इसके अंदर हमने एक और सर्कल बनाया, ऐसे करके 2-3 सर्कल बना दिए। अब सबके बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे बड़ा वाला जो एक हमने स्क्वायर बना दिया है या रेक्टेंगल बना दिया है, ये वास्तविक संख्या ले लीजिए। क्या ले लेंगे? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। उन्हीं रियल नंबर में हम दो पार्ट के नंबर्स निकालते हैं, परमेय और अपरमेय। तो आप इसको परमेय कह दीजिए और बाहर वाले हिस्से को अपरमेय कह दीजिए। या आप ऐसा कर सकते हैं, या आप इसी में ही ऐसे करके दो ब्लॉक बनाएंगे, ऐसे करके ये हो जाएगा परमेय का और ये हो जाएगा अपरमेय का। फिर परमेय के अंदर आता है पूर्णांक। अब देखो, परमेय के अंदर दो भाग होते हैं। परमेय के अंदर एक पूर्णांक होता है और एक भिन्न होता है। और जो पूर्णांक होता है उसमें पूर्ण संख्या होती है और प्राकृत संख्या होती है। इसके अंदर ये दो पार्ट आ जाएंगे। तो अगर आप एक डायग्राम के थ्रू इसे समझ लेते हैं, एक चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं, तो आपके 2 से 3 प्रश्न जो थियोरेटिकल प्रश्न होते हैं, भाषा वाले प्रश्न होते हैं, वो आप गलत नहीं करेंगे, आप उनका सही आंसर करके आएंगे। दोस्तों, बात समझ रहे हैं ना? तो ठीक है, फिर आपकी समझ में आ गया होगा। इसे मैं रफ कर देता हूं। आपने हमारे साथ साथ नोट कर लिया होगा, और अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को पुश करके या रिवर्स करके वापस से चार्ट को देख करके समझ के और आप फिर से लिख सकते हैं। ठीक है? अब यहां पर कई चीजें थी, और उन चीजों में से अब हम बात करें भिन्न की। तो देखो, जैसे मैंने यहां भिन्न को भी छोड़ा हुआ था। देखिए, भिन्न एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। भिन्न एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसका मुझे स्पेशली डिस्कशन करना चाहिए। अभी हमारा जो एक चार्ट बना था नंबर सिस्टम का, उसमें भिन्न आया था पूर्णांक के साथ। यानी परमेय संख्या के दो भाग होते हैं, एक होता है पूर्णांक और एक होता है भिन्न। अब भिन्न के बारे में मैंने वहां नहीं बताया था क्योंकि स्पेस नहीं था। अब देखिए, मैं भिन्न के बारे में बताता हूं। भिन्न के एक्चुअल में कई सारे पार्ट होते हैं, आप समझ जाएंगे। देखिए, अभी एक तो होती है आपकी उचित भिन्न, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होती है आपकी अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक आपकी होती है मिश्रित भिन्न।
जिसे हम लोग कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, और एक होती है आपकी दशमलव भिन्न, जिसे हम लोग कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिए। इन सब के बारे में आप बेहतर जानते होंगे, इसके बारे में मुझे समझाना चाहिए। फिर भी एक छोटी सी हिंट देते हैं। 1/2 उचित भिन्न है, जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/1 या 5/3 जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, उसे कहते हैं अनुचित भिन्न। इसी भिन्न को जब हम डिवाइड कर देते हैं, डिनोमिनेटर से जब हम न्यूमरेटर डिवाइड कर देते हैं, हर से अंश काट देते हैं, तो 3 का जब पहाड़ा पड़ेंगे 5 में, तो 3 एकम 3, 3 बन जा 3, तो 1 टाइम डिविजिबल होगा और बचेगा आपका 2। ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 3। इसे बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्न। ओके, और जब आप इसे मिश्रित भिन्न पढ़ लेंगे, इसी को अगर आप और काट देते हैं, ये 2/3 नहीं रखते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? दशमलव भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगी। यस, तो दोस्तों उचित अनुचित भिन्न से बनती है मिश्रित, और अगर इसको और कैलकुलेट करोगे तो बन जाएगी दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होती है? दशमलव भिन्न के 2 भाग होते हैं। दशमलव भिन्न के 2 भाग होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये जो टर्मिनेटिंग होती है वो आपकी होती है आवर्ती, और इसे हम लोग कहते हैं अनावर्ती। जो टर्मिनेट हो जाए मींस कट जाए उसे कहते हैं आवर्ती, और जो कटती नहीं है उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अनावर्ती। ठीक है ना। अब जो आवर्ती फ्रैक्शन होती हैं वो कौन होती हैं? जैसे मैंने लिखा 0.256, ये आपकी होती हैं आवर्ती। और जो अनावर्ती होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग, वो कौन होती हैं? जैसे 0.575757 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है ना। ये जो अनावर्ती होती हैं, ओके, वो आपकी पूर्ण रूप से डिविजिबल नहीं होती हैं। और देखिए, अगर 0 पॉइंट आपका 33581 डॉट 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 इनफाइनाइट आ जाए तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग में ही होगा। देखिए इसमें अब आपकी ना नॉन टर्मिनेटिंग और जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, इसमें भी मैं आपका क्लियर कर देता हूं। देखिए, जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है ना, वो 2 टाइप की होती हैं। एक होती है रिपीटिंग, मतलब जिनकी पुनरावृत्ति होती हो, और एक होती है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग जिनमें पुनरावृत्ति ना होती हो। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 0.5757 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये रिपीटिंग फ्रैक्शन है। और अगर ये रिपीटिंग फ्रैक्शन है तो आपको मैं बता दूं, यही वो फ्रैक्शन है जहां से बार वाले क्वेश्चन बनते हैं। मतलब मैं यहाँ पे जो रिपीट नंबर होते हैं उनको शॉर्ट में लिखने के लिए 0.57 पे बार यूज कर सकता हूं। और जो नॉन रिपीटिंग होते हैं जैसे कि 0.12698 डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब हम यहाँ ये नहीं बता सकते कि 8 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा, क्या आएगा, ये हम लोग नहीं बता सकते। इसलिए ये आपका हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इसमें परिमेय संख्या कौन कौन है। देखिए, भिन्न जो होता है ना, वो कहां से निकल के आया है? वो परिमेय संख्या का ही एक पार्ट होता है। बात को समझना, भिन्न के 2 पार्ट, परिमेय संख्या के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पूर्णांक और एक होता है भिन्न। लेकिन सारी परिमेय संख्याएं, जितनी भी परिमेय संख्याएं सारी की सारी भिन्न होती हैं, ये बात क्लियर है। लेकिन भिन्न में से कुछ ऐसी भिन्न होती हैं जो परिमेय संख्या नहीं होती हैं। जैसे नॉन रिपीटिंग,
जो नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन होती हैं इनका आप p अपॉन क्यू में चेंज नहीं कर सकते, इसको p अपॉन क्यू में नहीं बदल सकते, इसलिए ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाती है, ठीक है ना। और बाकी की ये जितनी भी फ्रैक्शंस हैं ये सब आप p अपॉन क्यू में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, फिर ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए आज जितना मैंने पढ़ाया है इससे रिलेटेड अब हमारे क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन हो जाते हैं, आप लोग क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि संख्याओं का वर्गीकरण, फिर हम पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना, फिर हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय, फिर हम लोग पढ़ेंगे आपका ये रहेगा बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, ठीक है ना, परमेय संख्या अपरमेय और आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये सारा कुछ पढ़ते चलेंगे, वर्गमूल घनमूल। तो ये सारा कुछ नंबर्स का ही खेल है। आपको पता होगा कि वर्गमूल घनमूल से एक क्वेश्चन आता है, एक आपके विभाज्यता के नियम से क्वेश्चन बन जाता है, एक आपका इकाई के अंक से क्वेश्चन बन जाता है, एक आपका शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन बन जाता है, एक आपका अभी जो हम पढ़ा रहे थे परमेय संख्या और आपका इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो आप देखिए कि ये सारा का सारा नंबर सिस्टम है और इससे 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो किसी भी एग्जाम में नंबर सिस्टम से 2, 3, 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। अभाज्य संख्या से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, भाज्य संख्या से क्वेश्चन आ जाता है, और ये सारी चीजें हमने आपको बताई हुई है। ओके, मैंने जो आपको बताया था कि प्राकृत संख्या होती है, क्या होती है, प्राकृत संख्या, और पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। तो जो प्राकृत और पूर्ण संख्या होती है, तो देखा जाए तो पूर्ण संख्या से ही क्या बनी है, प्राकृत संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 लगता है और उसी से निकल के आ जाती है क्या, प्राकृत संख्या। तो दोस्तों इन्हीं में से निकली है सम संख्या, इन्हीं में से निकली है विषम, जिनकी मैं डिस्कशन कर चुका था, इन्हीं में से निकली है भाज्य, इन्हीं में से निकली है आपकी अभाज्य, ठीक है ना। ये सारी संख्याएं जितनी भी मैं लिख रहा हूं, ये सारी संख्याएं आपकी कहां से निकली हैं, पूर्ण संख्या से निकली हैं, या हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या से कह सकते हैं या प्राकृत से कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन पूर्ण से कहना ज्यादा सही होगा क्योंकि उसमें 0 आ जाता है। क्या आ जाता है, 0। आपको बता दें कि जो अभाज्य संख्या है इसका दूसरा नाम है रूढ़ संख्याएं। क्या, रूढ़ संख्याएं। भाई कोई व्यक्ति रूढ़ कैसा होता है, रूडली बिहेव करता है ना, रूडली बिहेव होता है जो किसी की बात नहीं मानता है, अपने हिसाब से काम करता है, वो आपका अभाज्य होता है। ऐसे नंबर जो किसी और से नहीं करते हैं, अपने आप से और एक से करते हैं, या जिनके केवल 2 भाजक होते हैं, ठीक है, ये बता दिया था, ये रूढ़ होते हैं। और जो आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं इन्हें बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या बोलते हैं, ठीक है ना जी। तो चलिए जो मैंने आपको चार्ट बना के दिया था वो आपका फाइनली कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, सभी पूर्ण संख्या होती हैं, पहला प्रश्न है, सभी पूर्ण, दिख रहा है ना, पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। पहला ऑप्शन हम लोग लिखेंगे वास्तविक संख्या अभाज्य संख्या तीसरा हम लोग लिख लेंगे काल्पनिक और चौथा हम लोग ऑप्शन कर लेंगे अपरिमेय। इंग्लिश में से बोलेंगे रियल नंबर, प्राइम नंबर, इमेजिनरी नंबर
और इर्रेशनल नंबर। मैंने इंग्लिश इनका बोल के बता दिया है, आपकी समझ में आ भी चुका होगा। अभी मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो अभी मैं हिंदी में लिख रहा हूं, लेकिन जब स्लाइड चलेगी तो उसमें आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो इसके ऑप्शन करेंगे आप लोग जल्दी से, फटाफट ऑप्शन करिए, फटाफट ऑप्शन करिए। देखिए दोस्तों, मैंने यहां पे आपको बता रखा था पहले से ही कि वास्तविक संख्या बड़ी होती है, उसी से अभाज्य संख्या, उसी से आपकी अपरमेय परमेय सारी निकलती हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं किसका पार्ट है? तो आपने जब ट्री बनाया होगा, नंबर संख्याओं का ट्री बनाया होगा, तो स्टार्टिंग में आपकी रियल और इमेजिनरी, रियल में से आपकी दो निकली थी, परमेय और अपरमेय, और परमेय में से निकली थी आपकी पूर्णांक और भिन्न, और पूर्णांक से निकली थी आपकी प्राकृत और पूर्ण संख्या से निकली आपकी अभाज्य है। यस, तो आप समझ सकते हैं, अगर ये देखिए मैं यहां लिख देता हूं, ये थी वास्तविक, ये थी काल्पनिक, ये थी आपकी परमेय, ये थी अपरमेय, ये थी पूर्णांक, ये थी भिन्न, और यहां पर थी आपकी प्राकृत, और ये थी आपकी पूर्ण। समझ रहे ना? तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है वो यहां से कनेक्ट होके आ रहा है। तो परमेय हमारे पास ऑप्शन नहीं है, अपरमेय हमारा कैंसिल हो गया, काल्पनिक कैंसिल हो गया, ये दो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। अभाज्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि पूर्ण संख्याओं में से तो अभाज्य निकलती हैं, सारी की सारी पूर्ण संख्या अभाज्य नहीं होती हैं, ये भी कैंसिल हो गया। और यहाँ पर हमारा जो सही आंसर बनता है वो बनता है वास्तविक संख्या। क्या बनता है? वास्तविक संख्या। ठीक है ना जी? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे बनता कि नहीं बनता है। क्योंकि देखा आपने, अगर आपको नंबर्स का चार्ट अगर आता है कंप्लीटली, तो आप समझ जाइए कि जी, अगला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, सभी पूर्णांक होते हैं, सभी पूर्णांक होते हैं। पहला ऑप्शन अपरमेय संख्या, भाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, और इसके बाद हम लोग लिख लेंगे धनात्मक संख्या। ये देखिए ऑप्शन है, और आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। बताइए, स्क्रीन पर है ABCD यानी कि 1 2 3 4, जैसे भी आपको ऑप्शन देना हो 1 2 3 4 करके, या ABCD हम बना देते हैं। चलिए ABCD करके आंसर दे दीजिए, ABCD, फटाफट ऑप्शन करिए जी। ओके, चलिए आप ऑप्शन कर ही रहे हैं तो आप हमारा आंसर भी सुन लीजिए। ठीक है, देखिए सभी पूर्णांक होते हैं। दोस्तों मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहता हूं कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो दो प्रकार के हो गए, एक हो गया रियल और एक हो गया इमेजिनरी। जो रियल होता है उसमें दो पार्ट निकलते हैं, एक निकलता है रेशनल नंबर, एक निकलता है इरेशनल नंबर। जो रेशनल होता है उसी से निकल के आता है आपका पूर्णांक। ठीक, अब आप देखिए पूर्णांक किससे निकल के आया? रेशनल से। इरेशनल से यानी अपरमेय संख्या से नहीं निकला है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद बात करें
जो भाज्य संख्या होती है वो पूर्णांक से बन के आती है, पूर्णांक से निकलती है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। धनात्मक पूर्णांक दोनों प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए ये भी गलत है और जो सही आंसर है वो है वास्तविक संख्या। 2-3 क्वेश्चन करने के बाद अब आपको बहुत आइडिया हो जाएगा। अब आपको चार्ट पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना है तो बस मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि नंबर सिस्टम को हम जब ऐसा सुनते हैं ना कि नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम चल रहा है, तो बहुत हल्के में ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नंबर्स ही नहीं आएंगे तो गणित ही नहीं आएगा दोस्तों। ये तो बेस है, हमारे गणित सीखने का एक माध्यम यानी बेस है नंबर सिस्टम। हमें संख्याओं का विशेष ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी क्रम में हम लोग अब बात करेंगे इकाई के अंक की, क्योंकि मैंने आपको इसमें 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं, आइडिया आपको मिल ही गया है। और मेरे पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं परिमेय संख्याओं के, और वर्गीकरण मैंने इसलिए बताया ताकि आपके माइंड में ऐसा रहे कि हमें ये पढ़ना है, इसलिए मैंने हेल्प कर दी आपकी। अगर आपको अपरिमेय, परिमेय या प्रत्येक संख्या का डिटेल चाहिए कि हम इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं अगर इसका वीडियो बनाऊंगा। और अगर नहीं डिटेल चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। जैसे इकाई का अंक ज्ञात करना, दोस्तों बहुत ही शानदार ये वीडियो रहेगा अब आपके लिए, क्योंकि इकाई का अंक जो होगा वो बहुत यूनिक तरीके से पूछा जाएगा। हमारे आजकल के एग्जामिनेशन में फैक्टोरियल 100 100 प्लस फैक्टोरियल 999 प्लस फैक्टोरियल 98 एंड प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 1, और हमसे पूछा जा रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट बताइए। अब आप सोचिए दोस्तों कि इनमें से इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे। अब बात ये चल रही फैक्टोरियल वैल्यू है। अगर मैं आपसे कहता कि 100, 99, 98 और ऐसे करके सबको एक को जोड़ दो, फाइन ना, तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल लेते। लेकिन नो डाउट निकाल आप यहां भी लेंगे इकाई का अंक, वो दिक्कत नहीं है। तो आइए हम ऐसे ही क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। उससे पहले बेस क्लियर कराते हैं आपका हम बेस क्लियर करा दें कि हम फाइंड कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे कि हमें इसका इकाई का अंक क्या लाना है, कैसे लाना है। दोस्तों इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो हमें कुल 10 अंक याद रखने होंगे। दोस्तों कितने अंक? कुल 10 अंक। वो कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर इनको हम सबको देखें तो टोटल हमारे 10 अंक होते हैं। हमें इन 10 अंकों को याद रखना होगा दोस्तों। और जब भी किसी संख्या का इकाई का अंक आता है तो इकाई पर इन्हीं में से कोई एक अंक आएगा। अगर आप 900 लिखोगे तो इकाई पर 0 आएगा, 725 लिखोगे तो इकाई पर 5 आएगा, 8972 लिखोगे इकाई पर 2 आएगा। लेकिन जो आ रही हैं संख्याएं वो तो इन्हीं में से है। संख्या भले ही या 4 अंकों की है, संख्या भले ही या 3 अंकों की है, संख्या भले ही या 3 अंकों की है, या संख्या भले ही 10 अंकों की हो, लेकिन इकाई के अंक पे तो हमें सिंगल डिजिट ही देखना है, और वो सिंगल डिजिट जो होगा वो इन्हीं में से कोई होगा। बात समझ रहे ना? तो इकाई का अंक इन्हीं पे निर्भर करता है। अब कैसे निर्भर करता है देखिए, इकाई के अंक का कंसेप्ट गुणा पर काम करता है, और वर्ग पे काम करता है, और घन पे काम करता है, और घातों पे काम करता है, और फैक्टोरियल वैल्यू पे काम करता है। फैक्टोरियल वैल्यू पे काम करता है क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब भी गुणा होता है। भाग पे ये बिल्कुल काम नहीं करता है, ये समझ लेना।
भाग के लिए हमें पढ़नी होती है, भाग यानी भागफल के लिए हमें पढ़नी होती है शेषफल प्रमेय। क्या पढ़नी होती है? शेषफल प्रमेय। भागफल में हमें इकाइकांक नहीं बताना होता है, भागफल में हमें शेषफल बताना होता है। तो अगर भाग को लेके प्रश्न बनता है तो हमें शेषफल प्रमेय के ऊपर डिस्कस करना है, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है ना? समझ में आ रहा होगा? ठीक है। तो फिर कुल अंक 10 हो गए दोस्तों। 10 में हम समझ गए कि 0 से लेकर 9 तक अंकों की जरूरत पड़ेगी। अगर गुणा का सेंस होगा तो इकाई का अंक निकाल सकते हैं, वर्ग, घन या घातों की चर्चा होगी या फैक्टोरियल वैल्यू होगी। सबसे पहले हम बात करें कि 0, 1, 5 और 6 के लिए दोस्तों, इनके लिए बात करें, सॉरी एक मिनट, इसके लिए नहीं, पहले हम लोग गुणा के लिए बात करें। किसकी बात करें? गुणा की। गुणा के सेंस में जब भी कभी क्वेश्चन आएगा, मैं इकाई का अंक क्या होगा, जब भी गुणा के सेंस में क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो हमें इन संख्याओं का गुणा करके हमें एक बहुत बड़ा वैल्यू निकालना है, जो कि अभी फिलहाल में असंभव है। क्यों? क्योंकि एग्जाम हॉल में इतना समय नहीं होता है। और जो भी वैल्यू आएगा उसमें हमें इकाई पर अंक को देखना है, और दोस्तों इकाई पर जो अंक होगी वो इन्हीं में से कोई एक होगी। अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि इनमें से वो होगी तो कैसे होगी और कौन होगी? तो कैसे के लिए हमें सभी संख्याओं का पूरा पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप जानते भी होंगे, आप केवल इकाई स्थान पर जो संख्याएं नजर आ रही हैं, केवल इन्हीं का आपस में गुणा करेंगे। साथ ही साथ एक बात और समझनी है कि जब 5 आपको दिख जाए, 5 दिख जाए, तो 5 के साथ 2 हो, 5 के साथ 8 हो, 5 के साथ 4 हो, 5 के साथ 5 के साथ अगर गुणा हो रहा है 6 का, तो इन सभी का मल्टीप्लाई जब होगा तो इसमें यूनिट डिजिट 0 आएगा दोस्तों। और जब यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा तो 0 का किसी में भी आप गुणा करेंगे फर्दर अगले स्टेप में, तो वो सबको 0 बना देगा दोस्तों। मतलब उसका रिजल्ट 0 नहीं होगा, इकाई के अंक पे सबको 0 बना देगा दोस्तों। बहुत प्रैक्टिकली बात करते हैं। अगर आप 45 में 20 का गुणा करें तो दोस्तों इस वाली 0 की वजह से ये 5 जरूर है, लेकिन जब 0 का 5 पे गुणा करोगे तो 0 जरूर आएगा। सही है ना? आपको नहीं सर मैं तो 20 को ऊपर लिखूंगा और 25 का गुणा करूंगा, कर लो ना। 5 का अगर 0 में करोगे तब भी 0 आएगा, तो आपको यूनिट प्लेस तो 0 ही मिलेगा ना। तो बस मुझे यही दिमाग में रखना है कि 5 का जब हमने 8 में इंटू किया तो 5 8 जा 40, और 40 में आपका 0 आ गया। अब 0 आगे 3 में इंटू करेगा तो 0 कर देगा, और फिर 8 में इंटू करोगे तो फिर 0 हो जाएगा। यानी लास्ट में आप देखेंगे कि इकाई का अंक आपको 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 0। समझ गए? अब क्वेश्चन आता है कि अगर 5 नहीं होता तो देख लीजिए, मैं यहीं पे इस क्वेश्चन में चेंजिंग करके 3 कर देता हूं, बाकी यहां सारा कुछ वही रखता हूं सेम एज इट इज। इसका 3 8 3 8 3 8 जा 24, 3 8 24, 24 की 4। अब हम 24 का पूरा गुणा करें, 24 3 72, तो भी मुझे इकाई का अंक 2 मिलेगा। और अगर हम केवल 4 का गुणा करें 4 3 12, तो भी मुझे इकाई का अंक 2 मिलेगा। तो मुझे तो इकाई के अंक से मतलब है, मुझे तो यूनिट डिजिट से मतलब है, ना कि मल्टीप्लाई से, कि मल्टीप्लाई में क्या नंबर आ रहा है दोस्तों। तो फिर 4 3 जा 12, 2 आ जाएगा, और 2 8 जा 16, तो 6 आ जाएगा। आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन भी चल रहा है, तो आप ऑप्शन भी क्या करिए। अगर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो आप फटाफट उसके ऑप्शन हमें बता सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है ना जी? तो आपने देखा कि अगर 5 नहीं है तो हमें अन्य नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, और अगर 5 है, अब 5 है तो ये देखना है कहीं 8 तो नहीं आया है। मान लीजिए यहाँ पे आपका 1 होता, अब मुझे गुणा करना पड़ता ना, 5 एकम 5, 5 तिया 15, और 15
15 में 5 आता, फिर 5 का आधा 8 में गुणा करते तो 0 आ जाता। तो मतलब ये है कि आपको एक बार देख लेना है कि 5 के साथ कोई अदर नंबर तो नहीं चल रहा है। ठीक है, ठीक है, 1 घंटे का वो वीडियो हो जाएगा, सही है। जी हाँ दोस्तों, आपकी उपस्थिति में मेरा साहस बढ़ता है। मैं अभी कम टाइम के लिए उपस्थित हो रहा हूं। अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, देखिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, आपसे कोई भी पैसा नहीं ले रहा हूं, तो आपको मेरे लिए एक काम करना है, सब्सक्राइब करना है सबसे पहले। अगर आप न्यू व्यूअर हैं, आपने कर लिया तो थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो को देखें तो लाइक जरूर करें, क्योंकि देखते 50 लोग हैं, लाइक बहुत कम आते हैं। तो आपके एक छोटे से लाइक करने से मुझे अच्छा फील होगा और आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। दूसरी बात, आप अब इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। आज अगर आप भूल गए हैं शेयर करना, कोई बात नहीं, आप जब भी लाइव क्लास आ जाए, लाइव क्लास चले, तो क्लास की स्टार्टिंग में ही अपने ग्रुप में सेंड कर दिया करो। और दोस्तों आप मेरे लिए इतना काम करो कि जब हम लाइव क्लास चलाया करें तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दिया करो और अपना काम किया करो। इतना मेरे लिए आप करते रहो, मैं तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर ही रहा हूँ। आपकी मदद से अगर मेरा कुछ अच्छा होगा तो मुझे भी खुशी होगी, और मैं आपके लिए तो डेफिनेटली अच्छा कर रहा हूँ। ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि जो मैं आपको पढ़ाने का या जो मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बहुत यूनिक होंगी। आपको ये सिंपल लग सकती हैं। देखो नंबर सिस्टम में मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी चीज़ें बहुत अलग होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी अलग होंगी जो आज का करंट का पैटर्न है और वो डिमांड है उसकी, तो मैं वो आपको प्रोवाइड करूँगा। तो मुझे उनके साथ साथ सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। अब मैं इसमें अगर फैक्टोरियल वाले ही क्वेश्चन बता दूं, हायर क्वेश्चन ही बता दूं और छोटे क्वेश्चन ना बताऊं, तो एक ऐसा छात्र जो बिगिनिंग स्टेज पर है वो कैसे कवर कर पाएगा। तो मुझे सबको लेके चलना है, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव आएंगे, कमेंट्स करेंगे, तो मैं निश्चित रूप से ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नाइट में फुल नाइट आपको लाइव दिखूंगा। मैं 5-5, 10-10 घंटे भी आपको पढ़ा सकता हूँ, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली आप लोग ज्यादा संख्या में लाइव नहीं आते हो, फिर मेरा मनोबल डाउन हो जाता है और मैं 2 दिन वीडियो बनाता हूँ, फिर तीसरे दिन में ऑटोमेटिक बंद कर देता हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसे यूट्यूबर की यही एक कहानी होगी कि जब उसको सपोर्ट नहीं मिलता है फिर वो टूट जाता है। तो प्लीज आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। आप अगर मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से सब्सक्राइब कर रहे हो कि मुझे इस चैनल से कुछ मिलना चाहिए। तो मिलने के लिए यही है कि जब आप चाहते हो मुझसे कुछ, तो फिर आप अपनी उपस्थिति दर्शाओ, आप ऐसा मुझे फील कराओ कि आप मेरे साथ हो। और जब आप मेरे साथ हो तो फिर मैं आपके साथ हूं, कदम से कदम जो है ना हम चलेंगे। आरएस कैंपस आपके साथ कदम से कदम चलेगा। आपके किसी भी एग्जाम में हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हम मैराथन क्लासेस चलाएंगे और बहुत बड़े स्तर पर चलाएंगे, बट आपका सपोर्ट चाहिए। आप देख रहे हैं अभी हमारे चैनल को उतना ग्रोथ नहीं मिला है और आपकी सपोर्ट नहीं मिली है। आप सब्सक्राइब को करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सब्सक्राइब के साथ एक प्रयास और करते रहिएगा कि दोस्तों में मैसेज शेयर करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में मैसेज शेयर करेंगे और उपस्थित रहिएगा, सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। तो इतना करिएगा, बाकी हम लोग चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट और मेहनत करिए, धन्यवाद।